तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हेलन केलर के कोट के साथ। हेलन केलर कहती है, अलोन वी कैन डू लिटिल, टुगेदर वी कैन डू मच। तो यहाँ पे जो हेलन केलर है उनका बेसिकली मतलब क्या है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम इतना ज़्यादा जो लाइफ में अचीव नहीं कर पाते जितना हम एक ग्रुप के अंदर कर पाते हैं। मतलब यहाँ पे हेलन केलर जो हर एक इंडिविजुअल है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है स्पेशली टीम वर्क के अंदर, उसकी तरफ कहीं केंद्रित करना चाहती है। और यही कुछ मतलब है यहाँ पे कोट का। और इस टुगेदरनेस में, इस ग्रुप में कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा रह जाता है वर्ग, वो है हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जिनमें कुछ डिफॉर्मिटी होती है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा जो है मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। हमने इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल ऑलरेडी डिस्कस करा था जिसमें प्रिजन का जो एंगल था वो डिस्कस किया था। यहाँ पे एक और एंगल है जो आया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी आ जाता है तो 2-3 एंगल हम पे होने चाहिए लिखने के लिए। तो उसी एम के साथ जो हमारा एम है बेसिकली क्या, कि हमारे नॉलेज को ब्रॉड करना, उसी एम के साथ हम अपना डिस्कशन चालू करते हैं। आज थोड़ा सा डिस्कशन लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो CSI और ASO और SO का जो बैच था उसमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो उन सभी बच्चों के इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ, उनके व्यूज़ ले रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ थी जो उनको जो है प्रिपरेशन में परेशान करती थी, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर बने हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बने हैं। तो थोड़ा सा वो जो है आने वाले बैचों में बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी, तो उसको जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा वीडियो। तो बहुत सारे बच्चे थे, पर्सनली मिलने आए थे, काफ़ी मिठाइयाँ भी खिलाई और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। कोई नहीं, अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। देखो अभी इशू क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है हमारे रूल 15 के ऊपर, जो हमारे ये है RPD, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, रूल 2017 का जो रूल 15 है उसके ऊपर। देखो इशू बेसिकली क्या है कि ये जो रूल है, ये जो रूल 15 है हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का, ये अलाउ करता है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को कि जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस क्या होता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको जो बेसिक सुविधा है वो एक्सेस कराना। बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो अभी समझेंगे क्या है ये एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। ये प्रोवाइड कराने के लिए जो ये रूल है, ये कहता है ये डिस्क्रिशनरी है मिनिस्ट्री के ऊपर। मतलब क्या है, ये डिस्क्रिशनरी है, मतलब ये अगर मिनिस्ट्री चाहे तो प्रोवाइड कराए, ना चाहे तो ना कराए, ये होता है मतलब डिस्क्रिशनरी का। ये कहता है हमारा रूल 15। लेकिन ये जो रूल 15 है ये डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में है किसके साथ, हमारा जो एक्ट है 2016 का, ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक्ट है। मतलब जो रूल है और जो एक्ट है वो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट है। रूल कह रहा है ये डिस्क्रिशनरी है, मन करे तो प्रोवाइड कराओ एक्सेसिबिलिटी, नहीं करे तो ना कराओ। एक्ट कहता है करवाना पड़ेगा, मैंडेटोरी है। तो ये चीज़ अपने आप में कन्फ्लिक्ट है, रूल और एक्ट। तो इसी के ऊपर जो हमारी वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की, राजीव रतूड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इसने जो है ये रूल है इसको ही स्ट्रक डाउन कर दिया है। इसको बोला कि ये निल एंड वॉइड है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी जो गाइडलाइंस है, ये वाली जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है ये मैंडेटोरी है, ये बाइंडिंग है, ये कोई डिस्क्रिशनरी नहीं है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और यही जो एक्ट बोल रहा था, ठीक है। तो जो कोर्ट का जो डायरेक्टिव है अब 3 महीने के अंदर मानना पड़ेगा, ये इशू है। तो हमने बेसिकली इशू समझ लिया। अब ये एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन क्या होती है, देखो एक्सेसिबिलिटी और रीजनेबल अकोमोडेशन में थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा बच्चों। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है कि जो भी जितने भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको एक स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, एक्सेसिबल करवाना। जैसे कि लिफ्ट में जाते हो, लिफ्ट के बाद जो लैंग्वेज लगी होती है बर्ली लैंग्वेज, वो क्या है एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन के अंदर आती है। रैंप हो गया एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन के अंदर आती है। एलिवेटर्स हो गए, ये सारा किस में आता है, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के अंदर, कि सबको इक्वली एक्सेस करवाना। लेकिन अगर किसी एक इंडिविजुअल को हमने कुछ पर्टिकुलर चीज़ एक्सेस करवा दी तो वो होता है रीजनेबल अकोमोडेशन। समझ आया। तो जो हमारा एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, वो किस चीज़ के लिए दी है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। और ये जो एक्सेसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें भी एडवांसमेंट आ रहा है। जैसे अब जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी जो जिनको थोड़ा सा कम सुनाई देता है या फिर जो थोड़ा सा विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए भी जो है वॉइस कमांड वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है। और इसका जो है फेज इम्प्लीमेंटेशन करने की बात हुई है एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमने ऑलरेडी देख ही लिया। देखो ये जो एक्सेसिबिलिटी होती है बेसिकली
इसको दो फॉर्म में प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि जो एक्सेसिबिलिटी है हमको पता नहीं चलता, लेकिन जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो टेंजिबल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो एक्सेसिबिलिटी होती है उसमें मुसीबत होती है कि कहीं लेट से एयरपोर्ट पे जाना है तो उनके लिए रैंप्स वगैरह नहीं बने हुए, सीढ़ियों से है कि उनको उतर के सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा, कोई और आएगा उनकी व्हीलचेयर को ऊपर रखेगा। तो ये सारी जो एक्सेसिबिलिटी है, एक तो ये होगी टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रोवाइड कराने की, एक रैंप होना चाहिए जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होता है। एक होती है इंटेंजिबल की एटीट्यूडनल भी हमें चेंज करना है। एटीट्यूडनल बेसिकली चेंज करने के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि जो स्कूल के करिकुलम से उनको करना चाहिए, और बाकी ऐसा यूनिवर्सल डिज़ाइन करना चाहिए, एडिटोरियल में बताया है। इसके लिए टेंजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो और अदर वनरेबल ग्रुप्स हैं उनको भी हेल्प करे, बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे बताइए। ठीक है, अभी समझेंगे बच्चों चैलेंजेस क्या है। जैसे ये यूनिवर्सल डिज़ाइन में क्या आ जाता है, यूनिवर्सल डिज़ाइन में आ जाता है जैसे कि ये रैंप भी हो गया, हमारा एग्जांपल दे रखा है, रैंप हो गया कि व्हीलचेयर वालों के लिए भी हो गया, एल्डरली पर्सन के लिए भी हो गया, और जो मदर हो गई अपने स्टॉलर को लेके वहाँ से जा सकते हैं बच्चे को लेके। ठीक है, तो ये कुछ एक यूनिवर्सल होना चाहिए, और ये ही होना चाहिए जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन है, इसको दो फेज में बेसिकली इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक तो टेंजिबल हो गया, और टेंजिबल को भी यूनिवर्सल बनाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके भी काम आए और बाकी लोगों के भी काम आए, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा। दूसरा हो गया इंटेंजिबल। इंटेंजिबल कैसे, इंटेंजिबल जो एटीट्यूडनल चेंज करता है, और कैसे ला सकते हैं इसे करिकुलम में इंक्लूड करके। देखो ये कितनी बार होता होगा बच्चों आपके साथ भी कि जो क्लास में बच्चे होते होंगे जो थोड़ा सा डिसेबिलिटी है, तो उन लोगों का बच्चे कितना मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे तो हमें एटीट्यूडनल चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बता रखी है हमारे एडिटोरियल में। तो चैलेंजेस क्या है, देखो चैलेंजेस यहाँ पे एक गाइडलाइन का चैलेंजेस बता रखा है, एक सोशल ऑडिट का चैलेंजेस बता रखा है। गाइडलाइन का क्या चैलेंजेस बता रखा है, देखो गाइडलाइन का बेसिकल चैलेंजेस क्या है कि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री पे मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पे कोई एक नोडल ऑफिसर नहीं है जो इन सब चीज़ों को डील कर पाए। सो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि कन्फ्लिक्टिंग और ओवरलैपिंग जो है रूल्स वगैरह होते हैं, जितनी मिनिस्ट्री उतने रूल्स। दूसरा क्या है कि जो हमारा सेक्शन 48 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का, ये बोलता है कि एक ऑडिट होना चाहिए। सोशल ऑडिट होता है बेसिकली जो गांव के वगैरह के लोग जो करते हैं, ये हम देखेंगे कभी सोशल ऑडिट के बारे में कोई आता है तो। सोशल ऑडिट होता है जो हम जैसे कि पंचायत वगैरह ऑडिट कर लेती है, सोशल ऑडिट हो गया। तो वैसे कुछ ऑडिट होना चाहिए ये एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स का। लेकिन जो गाइडलाइंस है उन्होंने तो उसको डिस्क्रिशनरी बोल दिया, तो ऑडिट्स की तो दूर की बात है। यही बताया कि गाइडलाइंस जो है इस पे अनक्लियर है। एक्ट तो बन गया लेकिन एक्ट को इम्प्लीमेंट तो गाइडलाइन के थ्रू करेंगे, वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनक्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन दी गई है इसके लिए कि भाई जो रूल्स है, रूल्स को सिंप्लीफाई कर दो कि जो उनको समझा जा सके। और आपको सभी को पता है कि ये जो हमारे लॉज हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसके ऊपर भी कितने सारे एडिटोरियल्स आते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इनको सिर्फ लॉयर्स ही समझ सकते हैं। तो देखो जो एक्ट लेके आए थे, एक्ट क्या इम्प्लीमेंटेशन रूल से होता है, लेकिन रूल में तो एकदम उल्टा ही लिख रखा था। तो ये तो केस हो गया, केस की वजह से क्या हो गया, ये सारी चीज़ें सामने आ गई, नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर सिंप्लीफाई कर दे तो क्या होगा, जिसके लिए एक्ट बना है, किसके लिए बना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, एटलीस्ट उनको तो पता चले कि क्या चीज़ है उनके अंदर। तो रूल को सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। दूसरा हमने देखा मल्टीपल मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम होती है, तो भाई एक नोडल अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो क्या करे, एक पर्टिकुलर नोडल अथॉरिटी भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या करेगी कि सारा जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है फेस्ड वाइज होगा, एकदम प्लान्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा। ऐसा नहीं है कि ओवर रूलिंग हो रही होगी। सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया में यही प्रॉब्लम आती है ओवर रूलिंग की। कोई कुछ रोल बनाता है, कोई कुछ रोल बनाता है। जैसे हमने एग्जांपल भी एक बार देखा था कि पहले पाइप डाल दे, पहले क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं और फिर उस सड़क को तोड़ के पाइप डालते हैं। तो नोडल ऑफिसर वहाँ पे चाहिए। सेम चीज़ हमें कहाँ चाहिए, हमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो रूल्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ये ब्रॉडर होना चाहिए, हर एक सेक्टर में अप्लाई होने चाहिए। एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन सिर्फ हॉस्पिटल के लिए ही इसको सीमित नहीं रखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, A to Z जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पे ये जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और बिजनेसेस वगैरह जो भी हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, मार्केट इंसेंटिव देके
कि वो क्या करे, अपने अंदर भी अपने शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए वहाँ पे भी जो है एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराए पर्सन विद डिसेबिलिटी को। देखो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है जिसको डिफॉर्मिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्या कि उसको उसके हिसाब से जो है सिचुएशन नहीं मिली होती। हम गए, सोच के देखो कि आप गए कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर एंटर होना चाहते हो, आपको दीवार लांग के जाना पड़ रहा है, क्या चीज़ है ये, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रखी, आपको रोक रहे हैं एक तरह से जाना। सेम चीज़ देखो, व्हील चेयर वाला जा रहा है, अब वहाँ पे स्टेयर्स आ गए, अब वो जाएगा कैसे, किसी की मदद के बिना वो जा ही नहीं पाएगा। तो यही जो एक्सेसिबिलिटी है, यही दो फेज की टेंजिबल और इंटेलिजिबल जो हमने देखी, यही जो एक्ट है इसको प्रोवाइड कराने की बात करता है। तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस है उसमें उसको डिस्क्रिशनरी बता दिया, ये मेन इशू था। तो हमने अच्छे से समझा कि जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी है क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं बेसिकली एक्सेसिबिलिटी की, और उसके लिए क्या एक्ट है, कैसे उसको इम्प्लीफाई करना है, क्या चैलेंजेस है, हमने सारी चीज़ समझी। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको अटेम्प्ट करने का। वैसे रात बहुत हो चुकी है, अभी 9:30 बज रहे हैं, अपलोड करते करते तो शायद 10 बज जाएंगे। तो आप इसको हो सके तो आज ट्राई करना, नहीं तो आप कल करना, लेकिन इसको अटेम्प्ट ज़रूर करना, एटलीस्ट एक लाइन तो लिखना प्लीज़, और हो सके तो लिख के ही सोना, क्योंकि जैसे आपके सर ने बोला कि रोज़ लेके आऊँगा, किसी दिन में मिस नहीं करूँगा, तो मैंने भी किसी दिन मिस नहीं करा, भले ही कितना भी टाइम हो रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि आप भी मेरा वेट कर रहे हैं। भले ही सुबह से मैं अब एक ही टांग पे घूम रहा हूँ कि कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ, कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी किसी का इंटरव्यू चल रहा है, कभी किसी का चल रहा है, तो लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये डिस्कशन लेके आया। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने लिए एटलीस्ट एक लाइन तो लिख के सोइए, ठीक है। ये हो गया। और बच्चों देखो, चलो थोड़ा सा प्रमोशन भी हो जाए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली पेपर 2 के अंदर, तो बच्चों सोचो मत, इसको बिना सोचे ले लो, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से अभी तक पढ़ा है, जिसका सिलेक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, वैसे सिलेक्शन मेरे यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है बच्चों का, एवरेज बच्चे बहुत कम आते हैं लेकिन सिलेक्शन अच्छा होता है। तो वो सभी चीज़ बोलते हैं कि सर आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो आपको अगर पेपर 2 में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है, तो बच्चों इसको बेधड़क ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और बहुत अच्छे जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इसको रिकमेंड भी करते हैं। ये पेपर 1 के लिए है, जिनको पेपर 1 अफोर्डेबल सीरीज़ चाहिए और क्वालिटी वाली सीरीज़ चाहिए, तो इसको सोचो मत, 37 टेस्ट है इसके अंदर, तुरंत ज्वाइन कर लो। स्टार्ट ये दोनों हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टिची गार्ड। टिची गार्ड बेसिकली क्या चीज़ होता है, देखो टिची गार्ड आज न्यूज़पेपर के अंदर आया था और पिक्टोरियल वे में आया था। तो टिची गार्ड बेसिकली क्या है, शेडो फिशिंग को कहते हैं, शेडो फिशिंग की टेक्निक है टिची गार्ड। जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये अपना जो है कंबल ओढ़ के जो है फिशिंग कर रहे हैं, इसे ही क्या कहते हैं, हम टिची गार्ड कहते हैं। कहाँ पे होती है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होती है कहाँ पे, हमारी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कौन सी लेक में स्पेशली ये होती है, अचनार लेक में। इतना थोड़ा सा अच्छे से याद करना, ठीक है, अचनार लेक में होती है स्पेशली विंटर सीजन में। और जो मेथड है वो एकदम ही देसी मेथड यूज़ किए जाते हैं, हारपून्स वगैरह भाला लेके मारते हैं एकदम पछली में और वो मर जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है, उसी को कहते हैं टिची गार्ड। कहाँ होती है, कैसी होती है, सब पता कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। सेकंड है हमारा जेडमो टर्नल। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये भाई कहाँ पे है, किसको किससे कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्ट करता है कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। देखो इस टनल की इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है कि जो सर्दियों के अंदर है, हमारा जो कश्मीर का सोनमर्ग रीजन है स्पेशली, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे, ठीक है। विंटर्स के टाइम पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उसी टाइम पे जो ये मेन रीजन है वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर फ़ायदा क्या इस यहाँ पे स्वर्ग होने का। तो उसी को कनेक्ट करने के लिए जेड मोह टर्नल है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन करा है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों। नेक्स्ट है इक्वल, ठीक है। ये इक्वल क्या चीज़ है, देखो ये चीज़ जान लो बस, ये इक्वल क्या चीज़ है। ये इक्वल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, आईडी वेरिफिकेशन एंड डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इक्वल क्या चीज़ है, आईडी वेरिफिकेशन एंड डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी चेयर करेंगे, एडवाइजरी बोर्ड बनाया है ये वाला, इसको चेयर करेंगे कौन, हमारे जस्टिस BN कृष्णा, बहुत ही फेमस है। बस यही एक न्यूज़ थी, बाकी इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो देखेंगे। लेकिन ये जो इक्वल है ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से बच्चों इसको कमेंट करो। सेकंड है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। देखो
एज सच साइंस में भाई जीनोम कैसे बनाते हैं, यहाँ से रस्सी डाली वहाँ से रस्सी डाली, कोई मतलब नहीं है, फालतू चीज़ें हैं सारी। ये सारे क्वेश्चन आते नहीं है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं साइंस के, सारे एनसीईआरटी से आते हैं। वो हमने 2024 का सारा डिस्कस करा, वहाँ पे देख ही लिया। रीस थोड़ी सी अटक गई है बीच में, लेकिन उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो जीनोम है अब बस देखना है ये किसने करा है, कैसे करा है, क्या चीज़ है, क्या काम आएगा, बस इतना, ठीक है। देखो इसके अंदर 1000 ह्यूमंस जीनोम को कंपाइल करा है। हमारा जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है उसको 1000 ह्यूमंस जीनोम को कंपाइल करा है। करके करेंगे क्या, करके बेसिकली जो डिजीज़ होता है, जो ड्रग थेरेपी होती है, वो प्रिसाइजली प्रोवाइड कराएंगे। जीन हमें पता चल गई, जीन के हिसाब से बीमारी पता चल गई, कहाँ बीमारी है वहीं बीमारी को टारगेट करेंगे। ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का थोड़ा सा बेनिफिट है। करा किसने है ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट करा है हमारा डीबीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। इसरो ने नहीं करा, इसरो ने नहीं करा, ये करा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। अभी क्या न्यूज़ में आया था, अभी आया था कि इसका डाटाबेस है वो फरीदाबाद के अंदर इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पे रखा गया है। फरीदाबाद के अंदर इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पे रखा गया है। कौन मिनिस्ट्री है इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है। कौन सा डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी। बस इतना सा याद रखना है, बाकी ये सारे सहायक लोग हैं, इन्होंने थोड़ा सा मिलकर मदद कर दी, और कुछ नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट बेसिकली तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोफेरा। मोफेरा कहते हैं इसे, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। मैं तो पर्सनली इसका फ़ैन हूँ मोफेरा का। क्यों, देखो इसकी एक मैराथन की इसकी एक वीडियो थी, ओलंपिक की थी, पता नहीं किस चीज़ की थी। उसके अंदर ये स्टार्टिंग के अंदर ही गिर गया था। और किसी रेस के अंदर गिरना मतलब हार है। किसी रेस में आप गिर गए मतलब क्या है, हार है। लेकिन इस मोफेरा ने इतनी प्रैक्टिस की हुई थी, इतनी प्रैक्टिस की हुई थी कि गिरने के बाद भी इसने टॉप करा उस रेस को। तो मोफेरा अपने आप में ही एक महान हस्ती है। और इस मोफेरा को एम्बेसडर चूज किया गया है टाटा मुंबई मैराथन में। टाटा मुंबई मैराथन में मोफेरा को इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर वो चूज किया गया है। मोफेरा की कुछ हिस्ट्री याद करें तो मोफेरा ने टोटल 10 ग्लोबल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 10 ग्लोबल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, और 4 बार तो ओलंपिक गोल्ड जीता है। तो मोफेरा अपने आप में ही जबरदस्त चीज है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर तुम बिना कहीं से देखे सही करके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो आंसर है वो मैंने अभी डिस्कस ही नहीं करा, तुम्हें थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो ताकि तुम्हें आदत हो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन जो है हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर समझ आया हो और थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और कोई सजेशन हो तो सजेशन भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।